चलिए आगे बढ़ते हैं। So this is question number 5 objective 2 S.C. वर्मा चैप्टर द फोर्स। इसमें पूछा गया है कि कौन से सिस्टम है जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रॉपरली बाय क्लासिकल फिजिक्स। तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट motion of a cricket ball. The motion of cricket ball can be analyzed by classical physics. The gravity acts on it और ग्रेविटी के एक्शन में इसका एक कर्व्ड मोशन होता है, ये हम सब समझते हैं। और डस्ट पार्टिकल भी एक टाइनी पार्टिकल है, बट डस्ट पार्टिकल को भी अगर हम इमेजिन करें धूल में, तो मिट्टी के जो कण हैं वो धीरे धीरे ग्रेविटी से ही चलते हैं। हम पे फोर्स को विजुलाइज कर सकते हैं। डस्ट के पार्टिकल आपस में भी टकराते रहते हैं, तो उनके बीच में भी इंटरेक्शन फोर्स होता है, इसलिए वो सीधे सीधे नीचे की तरफ फॉल नहीं करते। तो ये दोनों तो क्लियरली आंसर्स हैं। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोजन एटम। देखिए, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स से पूरी तरह से नहीं समझा सकते। इनफैक्ट इसकी कोई बहुत कॉन्क्रीट थ्योरी भी अभी तक नहीं बनी है। ओके, इनका जो मोशन है वो इनकी ऑर्बिट में थोड़ा वेवी होता है, और जो मॉडर्न फिजिक्स की एक ख़ास बात है जो आप अभी आगे पढ़ेंगे कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है। तो ये सब बातें क्लासिकल फिजिक्स कवर नहीं करती। तो इनफैक्ट जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके मोशन को बिना क्वांटम फिजिक्स पढ़े हुए एनालाइज करना क्लासिकल फिजिक्स से मुश्किल है। तो क्लियरली सी इज़ नॉट एन आंसर। And again, neutron changing to a proton, this is also a very high level physics. अगर न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इनफैक्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, इनकी वजह से ये ट्रांजिशन होता है। और ये भी क्लासिकल फिजिक्स यानी कि न्यूटन्स लॉज वगैरह जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है या एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों से ये डिस्क्राइब पूरी तरह से नहीं हो सकता। तो क्लियरली सी और डी आंसर नहीं है, आंसर है ए और बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, ये बहुत ही इंट्यूशन से ही आप समझ सकते हैं। अगर दो एंड ऑफ स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया जाए, अब खुद ही सोचिए, अगर ये स्प्रिंग है भाई, अब इसके दोनों एंड को अगर राइट में इक्वली डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग में बिल्कुल भी एक्सटेंशन होगा ही नहीं। जितना बी चलेगा ए भी उसको फॉलो कर लेगा और स्प्रिंग की लेंथ उतनी ही रहेगी जितनी की पहले थी। तो क्लियरली इसमें फोर्स नहीं होगा। और अगर ऐसे ही दोनों को लेफ्ट में चलाया जाए इक्वली, तो भी दोनों में फोर्स, तो भी स्प्रिंग में फोर्स डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंड बराबर चल रहे हैं, तो स्प्रिंग की लेंथ बदलेगी ही नहीं। तो क्लियरली बी और सी तो आंसर नहीं है। अब ए और डी देख लेते हैं। ए में लिखा है राइट एंड राइट में डिस्प्लेस करते हैं और लेफ्ट एंड लेफ्ट में। तो अगर राइट एंड को राइट डिस्प्लेस किया जाए, लेफ्ट एंड को लेफ्ट डिस्प्लेस किया जाए, तो स्प्रिंग लंबी हो जाएगी, स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, और फिर क्या होगा, फिर इसमें फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक सही आंसर है कि इसमें जो है स्प्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होगा। ओके, और दूसरे केस में देखिए डी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर राइट एंड को बाईं तरफ ले जाया जाए और लेफ्ट एंड को दाईं तरफ ले जाया जाए, तो ऐसे में क्या होगा, स्प्रिंग दब जाएगी, उसमें कंप्रेशन डेवलप होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और डी सही आंसर्स हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है एक्शन और रिएक्शन क्या डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं? बिल्कुल डिफरेंट बॉडी पे ही एक्ट करते हैं। क्या इनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है? बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। क्या इनकी अपोजिट डायरेक्शन होती है? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती है। और इन दोनों को जोड़े तो इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। ये हम जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ही एक्ट करते हैं। ए बी पे लगाता है तो बी ए पे अप्लाई करता है रिएक्शन को, और इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। ओके, और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सही आंसर से ए बी सी एंड डी। ओके, चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।